Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। इन एसोसिएशन विद जेके टायर, टोटल कंट्रोल। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज दुनिया भर में हिंदू धर्म को मानने वाले करीब 120 करोड़ लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज करीब 500 वर्षों के बाद अयोध्या के राम मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है और इसके साथ ही राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया। आज हम आपको राम मंदिर लेकर चलेंगे ताकि आप भक्ति और आस्था से भरे इन ऐतिहासिक पलों को महसूस कर सकें। और आज प्रधानमंत्री मोदी धर्म ध्वजा की स्थापना के दौरान भावुक हो गए और उसकी वजह यह है कि आज से करीब 35 वर्ष पहले उन्होंने राम मंदिर के लिए इस संघर्ष को शुरू किया था। इसके बाद हम आपको असम के मशहूर कलाकार जुबिन गर्ग की हत्या के मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट देंगे। आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में कहा कि जुबिन गर्ग की हत्या हुई है और उन्होंने ये भी कहा कि यह हत्या एक आदमी ने की है और बाकी लोगों ने उस आदमी की मदद की है। ये असम के मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा बयान है और ये बयान उन्होंने विधानसभा में दिया है। इसका मतलब उनके पास जरूर कोई ना कोई ऐसा पुख्ता सबूत होगा जिसके आधार पर उन्होंने जुबिन गर्ग की हत्या के बारे में विधानसभा में इतना बड़ा बयान दिया है। तो आज हम आपको ये एक बहुत बड़ा अपडेट देने वाले हैं कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है। और आखिर में हम आपको दिल्ली से लगभग 4,500 किलोमीटर दूर इथोपिया के उस ज्वालामुखी के बारे में बताएंगे जो 12,000 साल तक शांत था, लेकिन 23 नवंबर की सुबह अचानक इसमें विस्फोट हो गया और अब इस ज्वालामुखी की राख भारत के आसमान तक पहुंच गई है। उत्तर भारत के लोग पहले से ही जहरीली हवा और प्रदूषण से परेशान हैं और ऐसे में इस ज्वालामुखी की राख के भारत तक पहुंचने से आप पर क्या असर पड़ सकता है, आज आपको पता चलेगा। लेकिन आज हम सबसे पहले एक खुशखबरी आपको देना चाहते हैं, इसलिए हम आपको राम मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर देखिए जिसमें आपको प्रधानमंत्री मोदी धर्म ध्वजा की स्थापना के दौरान भावुक होते हुए नजर आएंगे। भक्ति और आस्था से उनका शरीर कांपने लगा था। यह एक ऐतिहासिक क्षण है और धर्म ध्वजा को थामने के बाद वो अपनी भावनाओं पर ऐसा लगता है काबू नहीं कर पाए। सबसे पहले आप यही तस्वीर देखिए क्योंकि आज इस तस्वीर की देश भर में बहुत चर्चा हो रही है। अब तक आपने एक नए युग की शुरुआत कहानियों या इतिहास की किताबों में पढ़ी होंगी। आपने प्राचीन सभ्यता के पुनर्जागरण के किस्से अभी तक सिर्फ सुने होंगे, लेकिन आप और हम और भारत की ये पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो एक नए युग की शुरुआत अपने जीवन काल में होते हुए देख पा रही हैं। राम मंदिर की धर्म ध्वजा सिर्फ एक ध्वज नहीं है, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है और ये एक नए आध्यात्मिक युग की शुरुआत है। तो आइए अब आपको सनातन की उस स्वर्णिम यात्रा पर लेकर चलते हैं जिसकी प्रतीक्षा सदियों से हो रही थी। महाभारत का एक श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षितः, जिसका अर्थ है जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यही भारतवर्ष और सनातन का सूत्र वाक्य भी है।
करीब 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज अयोध्या के राम मंदिर पर एक बार फिर से धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है और इसके साथ ही राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया। सनातन की मान्यता के अनुसार मंदिर 2 चरणों में संपूर्ण होता है। पहला, जब मंदिर में देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है, और दूसरा, जब मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित होती है, और ऐसा होने तक मंदिर को अधूरा ही माना जाता है। और आज इस धर्म ध्वजा के साथ एक बार फिर से अयोध्या धाम में पूर्ण वैभव की स्थापना हुई है, और इस विश्वास, आस्था और गौरव की प्रतीक्षा हमारे देश में पिछले 500 वर्षों से हो रही थी। लेकिन इस दौरान सनातन धर्म को मानने वालों का विश्वास कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में कम नहीं हुआ। सनातन में अयोध्या को भारतीय सभ्यता की राजधानी माना जाता है। आप कह सकते हैं अयोध्या हमारी आध्यात्मिक राजधानी है। इसलिए ये धर्म ध्वजा सिर्फ एक केसरिया झंडा नहीं है, ये सनातन के स्वाभिमान की वापसी का प्रतीक है। और अब एक बार फिर से अयोध्या की वही पुरानी भव्यता लौट आई है। राम मंदिर निर्माण के संघर्ष का तीसरा और आखिरी अध्याय ये धर्म ध्वजा है। तो आप याद कीजिए, इसका पहला चरण अगस्त 2020 में राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास के साथ शुरू हुआ था। दूसरा चरण जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरा हुआ, और अब आज धर्म ध्वजा के साथ ही राम मंदिर संपूर्ण हो गया है। संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है। ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं, बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। तो उम्मीद करता हूं कि
इन आध्यात्मिक क्षणों का आपने भी आनंद लिया होगा। आप इस समय जहां भी हैं, चाहे मोबाइल फोन पर हमें देख रहे हैं या फिर अपने घरों में टीवी पर हमें देख रहे हैं, आपको इन आध्यात्मिक क्षणों का आनंद जरूर आया होगा। धर्म ध्वजा से जुड़ा एक पौराणिक किस्सा है, लेकिन उससे पहले ये पंक्ति सुनिए। ध्वज पताक तोरणपुर छावा, कही न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ये जो चौपाई है, ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की है और हिंदी में इसका मतलब है कि जब लंका विजय के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे, तब पूरी अयोध्या को केसरिया रंग के ध्वज, पताका और तोरण से सजाया गया था। देवताओं ने भी फूलों की वर्षा की थी और लोग इतने खुश थे मानो उन्हें सब कुछ मिल गया हो। और भगवान राम के भक्त ऐसा मानते हैं कि इस समय एक बार फिर अयोध्या में वैसा ही उत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित की और आज सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में मंत्रोच्चार के साथ राम मंदिर के शिखर पर यह केसरिया ध्वज फहरा दिया गया। सबसे पहले आप सनातन से जुड़ी इस अद्भुत घटना की तस्वीरें देखिए। ये धर्म ध्वजा आज दुनिया भर के 120 करोड़ हिंदुओं के सपनों को साकार कर रही है। सोचिए, आज से 11 साल पहले क्या आपने कभी ये कल्पना की थी कि एक दिन आपके जीवन काल में ऐसा भी आएगा जब रामलला एक टेंट से निकलकर एक भव्य मंदिर में स्थापित हो जाएंगे और अयोध्या एक भव्य धाम बनेगा। और ये धर्म ध्वजा उसी संघर्ष का प्रतीक है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाहि, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। राम मंदिर की इस ध्वजा की लंबाई करीब 22 फीट और ऊंचाई 11 फीट है। यह करीब 42 फीट ऊंचे ध्वज स्तंभ पर लगाया गया है, जिसे राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर स्थापित किया गया है। केसरिया रंग के इस ध्वज पर ओम का चिन्ह बना है
और साथ में कोविदार वृक्ष की एक तस्वीर भी है। और सनातन धर्म में कोविदार को एक शुभ वृक्ष माना जाता है जो शौर्य, पवित्रता, आस्था और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। श्री राम सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंश के राजाओं के ध्वज पर सदियों से यही प्रतीक मौजूद रहा है और इस ध्वज पर सूर्य देवता भी हैं जो विजय का प्रतीक माने जाते हैं। इस केसरिया झंडे को एक मजबूत पैराशूट फैब्रिक से बनाया गया है जो पैराशूट में इस्तेमाल किया जाता है, वही कपड़ा जिसे पैराशूट में इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए इस कपड़े पर तेज हवाओं और मौसम का कोई असर नहीं होगा और इस झंडे का वजन करीब 2 से 3 किलोग्राम के आसपास है और इसे अहमदाबाद के एक पैराशूट विशेषज्ञ ने तैयार किया है। धर्म ध्वजा स्थापित करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में जाकर पूजा और आरती की। इसके बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए और प्रधानमंत्री मोदी आज रामलला के लिए नए वस्त्र और एक पारंपरिक पंखा लेकर भी पहुंचे जिसे कहते हैं चमर। पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्योज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्योर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो और जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी और आपको बताया था कि आज धर्म ध्वजा की स्थापना के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए थे। अब आपको इसकी वजह बताते हैं। राम मंदिर आंदोलन से लेकर राम मंदिर के निर्माण तक प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत अहम भूमिका रही है। वर्ष 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा की शुरुआत की थी और यही रथ यात्रा राम मंदिर आंदोलन का सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ साबित हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी को इस रथ यात्रा का रणनीतिकार माना जाता है। इस रथ यात्रा की पूरी प्लानिंग, इस यात्रा का रूट और जनसंपर्क अभियान उन्होंने ही तैयार किया था और उस समय प्रधानमंत्री मोदी गुजरात बीजेपी के महासचिव थे और गुजरात में उन्होंने ही इस रथ यात्रा का नेतृत्व किया था। ये वो दौर था जब प्रधानमंत्री मोदी पर्दे के पीछे रहकर एक रणनीतिकार के रूप में अपनी भूमिका निभाते थे। उस समय गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी को ही आडवाणी की रथ यात्रा का असली सारथी कहा जाता था और आडवाणी जी ने बाद में एक लेख में लिखा कि भगवान राम ने प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ही चुना था। अब आप इन 4 तस्वीरों से राम मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को समझ सकते हैं। वर्ष 1990 में प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की रथ यात्रा की रणनीति तैयार की। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। फिर 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके इस मंदिर को आत्मा दी और आज राम मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना करके मंदिर के निर्माण को संपूर्ण किया। ये सिर्फ 4 तस्वीरें नहीं हैं, ये राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री मोदी के 35 वर्षों के संकल्प के सबूत हैं। श्री राम भारत के आदर्श हैं, लेकिन इसी देश में उन्हें काल्पनिक बता दिया गया था और आज अयोध्या से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे ही लोगों को एक शानदार जवाब दिया है जो अब तक ये कहते आए थे कि ये एक काल्पनिक चीज है। वो भगवान श्री राम को सिर्फ काल्पनिक मानते आए हैं। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भगवान राम अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता
इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। साथियों, अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे और तब जाकर के ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखा देंगे। और राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया के पूरे हो जाने के बाद आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उन लोगों को याद किया जिन्होंने वर्षों तक इस मंदिर को बनाने का सपना देखा, संघर्ष किया और यहां तक कि अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस भी है। उन्होंने 24 नवंबर 1675 को कश्मीरी हिंदुओं को मुगल बादशाह औरंगजेब से बचाने के लिए अपनी शहादत दी थी। और राम मंदिर सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं बल्कि सिखों की भी एक साझी विरासत है। ये एक आपको दिलचस्प किस्सा मैं सुना रहा हूं। वर्ष 1858 में निहंग सिखों ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा करके वहां पर भगवान राम की एक मूर्ति को स्थापित कर दिया था और मस्जिद की दीवारों पर राम नाम लिख दिया था। और जिस निहंग सिख बाबा फकीर सिंह खालसा ने यह कब्जा किया था बाबरी मस्जिद पर, उनके वंशज आज भी राम मंदिर को उतना ही सम्मान देते हैं। यानी कश्मीरी हिंदुओं को बचाने से लेकर राम मंदिर की रक्षा तक सिखों और हिंदुओं ने मिलकर बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों का मुकाबला किया है। और अब आप निहंग सिख बाबा फकीर सिंह खालसा के वंशज का यह बयान सुनिए। ये जो राम मंदिर की जो सबसे पहले जिन्होंने वहां पे जाके मुसलमानों से कब्जा लिया, मैं उन्हीं के खानदान से, उनकी अंशवंश से 8वीं पीढ़ी से हूँ। वो हमारे बुजुर्ग थे, वो निहंग सिंह थे, वो गुरु का खालसा था। जो गुरु के खालसे ने 1858 में जो काम किया, हम उसी परंपरा को आगे लेके जाएंगे। हम भी सनातन का एक हिस्सा हैं, हमारा ही ये धर्म है, हम ही जो हैं जिन्होंने इसको बचाया। अब आप अयोध्या के विकास का ये राम मंदिर अध्याय देखिए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब तक 45 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या में राम मंदिर आकर दर्शन कर चुके हैं। भारत की जनसंख्या 146 करोड़ है और इस हिसाब से देश के लगभग हर 3 में से 1 व्यक्ति ने रामलला के दर्शन किए हैं। अभी सिर्फ टूरिज्म से ही अयोध्या में लगभग 12,500 करोड़ रुपए तक की कमाई हो रही है, जो वर्ष 2028 तक 18,000 करोड़ रुपए हो सकती है। पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ते टूरिज्म से सरकार को 20 से 25,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त टैक्स रेवेन्यू मिल सकता है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए अयोध्या में 85,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
और वर्ष 2031 तक अयोध्या में रहने वाले हर एक व्यक्ति के मुकाबले 10 श्रद्धालु आएंगे। अभी अयोध्या की जनसंख्या करीब 25 लाख है, यानी सालाना कम से कम 2.5 करोड़ श्रद्धालु यहां आएंगे। असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। श्रद्धालुओं की वजह से वर्ष 2024 से 25 के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की कुल आय 327 करोड़ रुपए रही और राम मंदिर देश का चौथा सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मंदिर बन गया है, जहां लोग सबसे ज्यादा पैसा देते हैं। और अयोध्या में 20,000 नई नौकरियां मिलेंगी और सिर्फ मंदिर परिसर में ही करीब 1,000 नौकरियां उत्पन्न होंगी। तो अयोध्या एक आध्यात्मिक राजधानी अब भारत की बन गया है और साथ ही आध्यात्मिक राजधानी जब कोई शहर बनता है तो उस शहर में रहने वाले लोग, उनके जीवन में क्या बदलाव आता है, यह भी अभी आपने देखा। अब एक और बड़ी दिलचस्प बात आपको बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान राम के नाम के साथ चंद्र क्यों लगा है? हम उन्हें भगवान रामचंद्र क्यों कहते हैं? पौराणिक कथाओं के मुताबिक लंका से भगवान श्री राम के लौटने के बाद अयोध्या में एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ और भगवान सूर्य ने अपना रथ वहीं रोक दिया। नतीजा यह हुआ कि अयोध्या में करीब 1 महीने तक दिन चलता रहा, रात हुई ही नहीं। यानी एक दिन जो है वो 1 महीने तक चला, क्योंकि सूर्य देव वहीं पर रुक गए, जिसकी वजह से चंद्रदेव भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए बहुत तत्पर थे और वो दर्शन नहीं कर पा रहे थे। वो नाराज थे, रो रहे थे, दुखी थे, क्योंकि चंद्रदेव को लगता था कि जब तक सूर्यदेव जाएंगे नहीं तो रात होगी नहीं और चंद्रदेव कैसे आएंगे। तो लगातार कहते रहे कि सूर्यदेव जब तक यहां रहेंगे तब तक मेरी बारी नहीं आएगी और मैं भगवान श्री राम के दर्शन कैसे करूंगा। तब भगवान श्री राम ने चंद्रदेव को इंतजार करने के लिए कहा और उन्हें अगली बार उन्होंने भरोसा दिया कि जब मैं अगला जन्म लूंगा तो मैं चंद्रवंश में लूंगा। भगवान श्री राम ने कहा कि इस बार तो मैंने सूर्यवंश में जन्म लिया है, इसलिए भगवान सूर्य का यहां होना जरूरी है, लेकिन अगली बार मैं चंद्रवंश में जन्म लूंगा और आपके साथ रहूंगा। और जब चंद्रदेव ने यह कहा कि भगवान इसमें तो बहुत समय लगेगा, मैं तब तक इंतजार करते करते ही शायद मर ना जाऊं, इतना इंतजार करने की स्थिति में मैं नहीं हूं कि जब आप अगला जन्म लेंगे चंद्रवंश में लेंगे और तब मुझे आपके दर्शन करने को मिलेंगे, मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता। और तब भगवान श्री राम ने चंद्रदेव से कहा, तो ठीक है, आज से मैं आपका नाम अपने नाम के साथ जोड़ लेता हूं। और तभी से भगवान श्री राम ने चंद्र को अपने नाम के साथ जोड़ लिया और उनका नाम हो गया रामचंद्र। जबकि वो सूर्यवंशी थे और सूर्यवंशी होने के नाते उनके नाम के साथ चंद्र लगा हुआ है और इसीलिए उन्हें भगवान रामचंद्र कहा जाता है। दुनिया में कुछ धर्मों ने दूसरे धर्मों और पूरी सभ्यता को ही जड़ से समाप्त किया है। इजिप्ट के देवता आज एक म्यूजियम का हिस्सा बनकर रह गए हैं। ग्रीस यानी यूनान के देवता अब आपको सिर्फ कविताओं में मिलते हैं। रोम के देवता सिर्फ ग्रहों और कैलेंडर में सीमित होकर रह गए हैं और महान एज़टेक और इंका सभ्यता के देवता सिर्फ किताबों में बचे हैं। लेकिन हमारी सनातन परंपरा के साथ कुछ अलग हुआ है। सिर्फ सनातन में ही ऐसा हो सकता था। सनातन के मूल्य, आदर्श और संघर्ष की वजह से हमारी धर्म ध्वजा आज भी लहरा रही है और आज भी स्थापित है। आज के इस कार्यक्रम की एक और खास बात यह है कि धर्म ध्वजा के इस कार्यक्रम में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े करीब 7,000 लोगों को और कार सेवकों को खास तौर पर बुलाया गया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष किया, जेल गए और बहुत सारे परिवार तो ऐसे हैं जिनके लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो अयोध्या के दर्शन के बाद अब हम आपको असम लेकर चलते हैं। असम की गुवाहाटी में लेकर चलते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि जब तक जुबीन गर्ग की मौत का सच सामने नहीं आता, हम जुबीन के बारे में हर बड़ी खबर, हर बड़ा अपडेट आपको बताते रहेंगे। और ये जो खबर है आज की, ये खास तौर पर असम के लोगों के लिए है, जुबीन गर्ग के फैंस के लिए है, उनके चाहने वालों के लिए है।
जुबीन गर्ग की मौत के 67 दिनों के बाद आज एक बहुत बड़ी खबर आई है कि जुबीन गर्ग की वाकई हत्या ही की गई थी। अब इस बात की पुष्टि हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज असम की विधानसभा में यह बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। सबसे पहले आप मुख्यमंत्री का यह बयान सुनिए। आमी जुबिनक লৈ ধেমালি কৰিব অহা নাই, আমি जुबिनक লৈ राजनीति কৰিব অহা নাই। जुबिनक न्याय प्रदाনৰ কাৰণে যদি जुबिনৰ বিচাৰ লাগে অনুগ্ৰহ কৰি এসআইটি তদন্ত নোহোৱালৈকে এসআইটিৰ বিপক্ষে কথা কৈ তেওঁলোকক ডিমৰালাইজ নকৰিব। যিদিনাখন তদন্ত ৰিপৰ্ট আহিব, চাৰ্জশিট আহিব, সিদিনাখন যদি কোনোবা উকিলে কয় দিছ ইজ এ উইক চাৰ্জশিট, বেলেগ কথা। কিন্তু আজিৰ দিনটো যেতিয়া আমি দেখাই নাই চাৰ্জশিটখন কি হ'ব, মোক এনেকে এটেক কৰিলে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় হত্যা বুলি কৈছে? আৰে দিছ ইজ অন ৰেকৰ্ড, এখন কোৰ্টৰ ৰেকৰ্ডত আছে যে দিছ ইজ এ মাৰ্ডাৰ। মইতো হত্যাটো হত্যাই কম, ইট ইজ এ মাৰ্ডাৰ। মই আজিও এক সদনত কৈছো, এণ্ড উইল ফলো মাৰ্ডাৰ কেছ। আৰু কোনে মাৰিছে তাকো আজি আমি অনুমোদন লৈছো, এজনে মাৰিছে আনকেজনে সহযোগিতা কৰিছে। সো উই হ্যাভ বুক 4 to 5 people on murder case। तो देखिए कितनी बड़ी बात असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कही है कि जुबीन गर्ग की हत्या हुई है। यह हत्या किसी एक व्यक्ति ने की है और बाकी के लोगों ने उसकी मदद की है। अगर मुख्यमंत्री जुबीन गर्ग की हत्या का इतने कॉन्फिडेंस के साथ दावा कर रहे हैं तो उनके पास जरूर इस मामले से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी, जरूर उनके पास कोई ना कोई सबूत रहा होगा। राज्य की जो पुलिस है, जो एसआईटी है, उसने जरूर उनके साथ कुछ शेयर किया होगा। इस मामले की एसआईटी जांच चल रही है। एसआईटी एक बनी है अलग से जो इसकी जांच कर रही है और अब तक की जांच में एसआईटी को हत्या से जुड़े सबूत मिले होंगे और उन्हीं सबूतों के आधार पर आज असम के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण बात कही है। इस मामले में पहले ही हत्या की धाराएं जोड़ दी गई थीं और जुबीन गर्ग की मौत के मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये सभी लोग जुबीन गर्ग को जानने वाले थे या उनके करीबी थे, या आप ये कह सकते हैं कि जुबीन को मारने वाले उनके अपने ही करीबी थे, गैरों में कहां दम था। और इन लोगों में जुबीन के अपने चचेरे भाई, उनके बॉडीगार्ड्स और उनके बैंड में जो मेंबर्स थे वो भी शामिल है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हत्यारा इन्हीं 7 लोगों में से कोई है या फिर ये वो लोग हैं जो उस हत्यारे की मदद कर रहे थे? क्या जुबीन गर्ग के किसी दोस्त ने या किसी करीबी ने उनकी हत्या की है? क्या जुबीन गर्ग के पैसे को हड़पने के लिए उनकी हत्या की गई या फिर उनकी लोकप्रियता से कोई ईर्ष्या करता था जो जुबीन गर्ग को अपने रास्ते से हटाना चाहता था? ये सब जांच के विषय हैं, ये अलग अलग थ्योरीज हैं और इनकी सच्चाई जांच के बाद पता चलेगी। आपको याद होगा 19 सितंबर को सिंगापुर में पानी में डूबने की वजह से जुबीन गर्ग की मौत हो गई थी और जब शुरुआती जांच हुई तो उसमें यही बताया गया कि जुबीन गर्ग की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है, क्योंकि अगर आप देखें तो आमतौर पर कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि वो पानी में तैरने के लिए गए थे, स्विमिंग के लिए गए थे और अचानक वो डूब गए। लेकिन जब एसआईटी ने जांच शुरू की तो कुछ और ही पता चला और इसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद उनकी मौत को लेकर संदेह शुरू हुआ और अगले महीने इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने की संभावना है, जिसमें पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी और उसके बाद सच सामने आएगा कि जुबीन गर्ग की मौत आखिर कैसे हुई। लेकिन 2 बातें मैं आपको आज कहना चाहता हूं। एक, ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि जुबीन गर्ग के जो अपने लोग थे, जिन पर जुबीन गर्ग विश्वास करते थे, उनके दोस्त रहे होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनके बॉडीगार्ड्स होंगे, उनके बैंड में जो उनके साथ काम करते थे वो लोग होंगे, उन्होंने जुबीन गर्ग को कितना बड़ा धोखा दिया। और यही तो कलयुग है जहां अपनों पर भी कई बार विश्वास करना मुश्किल हो जाता है और जब आप विश्वास करते हैं तो आपके साथ ऐसा विश्वासघात होता है जैसा जुबीन गर्ग के साथ हुआ। दूसरी बात, अब हत्या करने के जो तरीके हैं वो कितने बदल चुके हैं। जिसने भी जुबीन गर्ग की हत्या की है, सोचिए कितनी सफाई से उसने इस प्रकार से जुबीन गर्ग की जान ली जिससे ये सब एक प्राकृतिक मौत लगे,
ऐसा लगे जैसे जुबिन गर्ग तो वाकई में स्विमिंग करने के लिए गए थे और वो वहां पर डूब गए, किसी को शक ही ना हो। आप सोचिए कितनी जबरदस्त प्लानिंग इसके पीछे रही होगी, और जिस व्यक्ति ने ये प्लानिंग की है वो कितना शातिर रहा होगा। और ये प्लानिंग एक दिन में नहीं होती, ये प्लानिंग हफ्तों से या कई महीनों से चल रही होगी कि हम सिंगापुर जाएंगे, उस दिन जुबिन गर्ग को हम पानी में लेकर जाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि जुबिन गर्ग पानी में तैरते तैरते ही डूब जाएं, वहीं शिथिल हो जाएं और वहीं पर उनकी मौत हो जाए। इसलिए इस केस पर हमारी लगातार नजर रहेगी। हम पहले दिन से लगातार इस केस पर पूरे देश को अपडेट देते जा रहे हैं, और जिस दिन तक ये पता नहीं चल जाता कि वो व्यक्ति कौन है, हम लगातार इस खबर का पीछा करते रहेंगे। अब अगला विश्लेषण एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई को रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का कोई षड्यंत्र इस समय चल रहा है? हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रविवार यानी 23 नवंबर को दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर नक्सलियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई। हमने कल आपको दिखाया भी था कि कैसे दिल्ली के इंडिया गेट पर दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर भारत विरोधी नारे लगने लगे। आज इस मामले में एक बड़ा अपडेट यह है कि आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के अलावा अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 197 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। और ये धारा क्या कहती है? राष्ट्रीय एकता के खिलाफ काम करने पर यह धारा लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति भारत की एकता के खिलाफ काम कर रहा है, भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तब यह धारा लगती है और दोष साबित होने पर 3 साल की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा होती है। अभी तक इंडिया गेट पर देश विरोधी प्रदर्शन के मामले में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन सभी को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, यानी सभी को जेल भेज दिया गया है। रविवार को इंडिया गेट पर दिल्ली में पोल्यूशन के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के दौरान नक्सली माडवी हिडमा का पोस्टर दिखाया गया, पोस्टर लहराया गया, हिडमा के पक्ष में नारे लगाए गए। और नारा क्या था? कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। ये नारे दिल्ली में, भारत की राजधानी में, इंडिया गेट पर खड़े होकर, ये जो आपको छात्रों जैसे लोग दिख रहे हैं, जिन्हें आप युवा मान सकते हैं, जो आगे चलकर कहेंगे कि हम ही जेन जी हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं इंडिया गेट पर? और ये आए थे दिल्ली में पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन ये प्रोटेस्ट क्या निकला, देखिए आप। आजकल ये एक टेम्पलेट बन गया है। कॉल सेंटर से 50, 60, 100 लड़के लड़कियों को इकट्ठा करो जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, उनके दिमाग में जहर भरो, पैसा दो और उन्हें जहां चाहे प्रोटेस्ट के लिए ले जाओ। और तस्वीरों में देखकर ऐसा लगता है कि ये भारत का युवा है। तस्वीरों में देखकर आपको लगेगा कि ये तो जेन जी है। और देखिए भारत का जो जेन जी है वो कैसे देश में प्रोटेस्ट कर रहा है। जो विदेशी मीडिया है, यूरोप के जो अखबार हैं, पश्चिमी देशों का मीडिया, वहां के न्यूज़ चैनल्स इसे यही कहकर दिखाएंगे कि ये भारत का जेन जी है। लेकिन असल में ये जेन जी नहीं है, ये कुछ बेरोजगार युवा हैं जो ये काम करने के लिए यहां पर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने यहां तक नारे लगाए कि जितने नक्सली मारोगे उतने नक्सली निकलेंगे। तो 50-60 लड़के लड़कियों को कहीं से इकट्ठा किया गया, उन्हें इस तरह का मटेरियल, इस तरह के पोस्टर्स दिए गए और कहा गया कि आपको ये नारेबाजी करनी है। अब सोचिए, क्या ये
वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन नजर आ रहा है आपको। पोस्टर्स और नारों से यह साफ दिखता है कि यह कोई साधारण विरोध प्रदर्शन नहीं था, शायद एक बड़ा षड्यंत्र है जिसके पर्दे के पीछे कोई और ताकत है, जो इन छात्रों को, अगर इन्हें छात्र आप कहना चाहें, वरना आप ये कह सकते हैं कि इन कम उम्र के लड़के लड़कियों को मोहरा बनाकर या फिर पैसा देकर देश का माहौल खराब करना चाहता है। और जांच के बाद इस षड्यंत्र की पूरी सच्चाई देश के सामने आ जाएगी कि ये कौन से कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं, ये कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये किस कोर्स में पढ़ते हैं और इन्हें यहाँ कौन लेकर आया है, या ये कुछ बेरोजगार 50-60 लोगों का समूह है। हमारे देश में कभी कभी एनजीओज के नाम पर, अलग अलग संस्थाओं के नाम पर कैसे भारत विरोधी नैरेटिव चलाया जाता है, इसका ताज़ा उदाहरण इंडिया गेट का ये प्रदर्शन है। भारत सरकार ने मार्च 2026 तक, अब सोच लीजिए आप, अगले साल मार्च तक मुश्किल से 4 महीने बचे हैं। 4 महीने के बाद देश को नक्सलियों से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। आप समझते हैं इस बात को कि मार्च 2026 के बाद भारत में कोई नक्सली नहीं बचेगा, कोई नक्सलवादी नहीं बचेगा। ये जो पूरा इलाका है जिसे नक्सलवादियों ने न जाने कितने दशकों से देश से काट कर रखा था, वहां पर उनका राज चलता था, विकास नहीं होने दिया, स्कूल नहीं बनने दिए, सड़कें नहीं बनने दी, अस्पताल नहीं बनने दिए, लोगों की हत्याएं की, लोगों को लूटा। अब ऐसे नक्सलियों से भारत मुक्त हो जाएगा 4 महीने के बाद। इसीलिए लोग बेचैन हैं। इस काम को पूरा होने में सिर्फ 4 महीने बचे हैं और इसकी वजह से बहुत सारे लोग, हमारे देश की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां, बहुत सारे नेता परेशान हैं, बेचैन हैं। और अब आपको यह समझ में आया होगा कि जब इन पार्टियों का शासन रहा हमारे देश में 50-60 साल तक, 70 साल तक, तब तक इतने वर्षों के बाद भी ये नक्सली खत्म क्यों नहीं हुए, हमारे देश से नक्सलवाद क्यों खत्म नहीं हुआ, आज आपको ये समझ में आया होगा। अब ये मोदी सरकार आई, इन्होंने कुछ ही वर्षों में नक्सलवादियों को खत्म कर दिया, लेकिन ये काम पुरानी सरकारें भी कर सकती थी। अब समझिए कि वो ये करना चाहते ही नहीं थे। ये वो ताकतें हैं जो चाहते हैं कि हमारे देश में अलगाववादी ताकतें हमेशा बनी रहें, हमारे देश में आतंकवादी हमेशा बने रहें, और इसीलिए ये उनके साथ सहानुभूति रखते हैं। इसलिए अब देश के युवाओं को माओवाद के समर्थन में खड़ा करने का नाटक किया जा रहा है और उन्हें हथियार बनाया जा रहा है, क्योंकि तस्वीरें अच्छी दिखती हैं, वीडियोस अच्छे बनते हैं, इंस्टाग्राम पर जब आप रील्स डालेंगे तो ये आकर्षक लगेंगी। सबसे पहले मीडिया में कुछ लोगों को अपनी तरफ किया जाता है। आज भी हमारे देश के मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं, जिनकी हमदर्दी इनके साथ है, जो इन्हें स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। फिर दूसरा तरीका यह है कि देश भर के स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में युवाओं को नक्सलवाद और आतंकवाद के प्रति उनके मन में हमदर्दी भरी जाए, उनका ब्रेन वॉश किया जाए। और आपको याद होगा, उमर खालिद जैसे छात्र नेताओं के दिमाग में देश विरोधी जहर भरा जाता है, इसीलिए आज उमर खालिद जेल में है, क्योंकि ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। आज हमारे देश के कई शिक्षा संस्थानों में अर्बन नक्सल्स की ये सोच पहुंच चुकी है। आज आपको प्रदर्शनकारियों में शामिल 2 लोगों की तस्वीर दिखाते हैं। ये दोनों 2 अलग अलग संस्थाओं, एक का नाम है भगत सिंह छात्र एकता मंच और दूसरे का नाम है हिमखंड। इन 2 संस्थाओं से ये जुड़े हुए हैं। सोचिए जरा, कहने को तो नाम भगत सिंह छात्र एकता मंच रख लिया, लेकिन इसके सदस्य भारत तोड़ने के नारे लगाते हैं। रविवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान एक पोस्टर पर हिमखंड भी लिखा हुआ था। हिमखंड संगठन का दावा है कि वो पर्यावरण के लिए काम करता है, लेकिन इंडिया गेट पर हिमखंड का नाम लेकर ये सारे लोग नक्सली, एक अपराधी हिडमा के लिए नारे लगा रहे थे। अब आप इन दोनों संगठनों के सदस्यों के इस भारत विरोधी प्रदर्शन का ये वीडियो देखिए। तो आपको कहीं से भी ये पर्यावरणवादी लग रहे हैं? इनका पर्यावरण से क्या लेना देना? इनका वायु प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है। हवा में जो जहर घुल रही है उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ दिमाग में जहर को घोलते हैं, ये वैचारिक प्रदूषण को फैलाते हैं। अब आपको इन दोनों में से एक प्रदर्शनकारी का बयान सुनवाते हैं।
इसका नाम है रवजोत। देखिए वो कैसे विरोध प्रदर्शन के दौरान नक्सलियों को सही बता रही है। और इसके बयान की शुरुआत प्रदूषण से होती है और फिर बड़ी सफाई से नक्सली और उनकी व्यवस्था को सही बताया जाता है। आप देखिए। राइजिंग लेवल्स हो रहे हैं, चाहे AQI 1000 के पार जा रहा हो या फिर 2023 में 17,000 लोग मर रहे हो। इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होने की वजह से सिर्फ दिल्ली में, इसमें हम सब देखते हैं कि इसका रीजन पीएलएस डेवलपमेंट मॉडल है, प्रॉफिट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल है। ये जनता का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है। जो माओइस्ट बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओइस्ट बस्तर में लेकर आए हैं अपने जनता सरकार के थ्रू, वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाता है। वहाँ पर महुआली तेंदुपत्ता को सस्टेनेबल तरीके से तोड़ा जाता है। वहाँ पर बाहर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अंदर नहीं आने देता है और वहाँ पर जो फार्मिंग होती है वो कलेक्टिव होती है। हमको वैसी चीज वर्ल्ड ओवर लेकर आनी है, क्योंकि जंगल सिर्फ दिल्ली के नहीं काटे जा रहे, इंडिया के नहीं काटे जा रहे, पूरे भारत के काटे जा रहे। आपने सुना ये कितना भद्दा मजाक ये लड़की कर रही थी। ये कहती है कि जो माओवादी हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो जितने नक्सलवादी इलाके हैं, जो इलाके माओवादियों के कब्जे में हैं, वहाँ पर ये माओवादी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये विकास कर रहे हैं। और उसी तरह का विकास पूरे देश में होना चाहिए जैसा माओवादी कर रहे हैं। सोचिए, पर्यावरण के नाम पर भारत विरोधी काम करने का ये पैटर्न, असल में आपको याद होगा एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता है ग्रेटा थनबर्ग, जो पर्यावरण के लिए काम करती है और वो भी एक युवा लड़की है। ये खुद को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ता बताती है, लेकिन एक खास एजेंडे के तहत काम करती है। ग्रेटा थनबर्ग ने वर्ष 2021 में भारत में चल रहे किसान आंदोलन के पक्ष में भी एक टूल किट के हिस्से की तरह काम किया था। ग्रेटा थनबर्ग ने इसी साल जून के महीने में फिलिस्तीन पर अपना एजेंडा दिखाने के लिए गाजा में प्रवेश करने की भी कोशिश तब उन्होंने की थी, ताकि गाजा का जो पूरा एजेंडा है वो दुनिया भर में दिखा सके लोगों को। डिकोड में हम आपको लगातार अर्बन नक्सल्स के बारे में जागरूक करते रहते हैं। अब आप इनका लेटेस्ट नैरेटिव वॉर देखिए, कैसे अर्बन नक्सल्स का पूरा इकोसिस्टम फिर से एक्टिव हो गया है। देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपियों को अब बेचारा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए इनके साथ कितनी ज्यादती हो रही है, पुलिस इन पर अत्याचार कर रही है। सोशल मीडिया पर कुछ चुनिंदा 1 या 2 तस्वीरें निकालकर पोस्ट की जा रही हैं और इन्हें बचाने के लिए एक तरीके से कवर फायर इन्हें दिया जा रहा है। इन आरोपियों को एक विक्टिम साबित करने की कोशिश हो रही है और ऐसा करने वालों में कुछ नेता हैं, पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं और कुछ बुद्धिजीवी भी शामिल हैं। लेकिन आज देश के 146 करोड़ लोगों को यह याद रखना होगा कि जिन आरोपियों को यहाँ बेचारा बताया जा रहा है वो एक हत्यारे का महिमा मंडन कर रहे हैं। वो अपराधियों को बचा रहे हैं और नक्सलियों को हीरो बना रहे हैं। एक फोटो या वीडियो के जरिए नैरेटिव बनाने का खेल हमारे देश में बहुत पुराना है। याद कीजिए कैसे गाजा के बच्चों की तस्वीरों को इस्तेमाल करके भारत सहित पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता था। गाजा पर इजराइल के अत्याचार के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन नैरेटिव बनाने वाले यही लोग आतंकवाद पर और आतंकवादी हमलों पर चुप हो जाते हैं। ये नक्सलवादी कितने बच्चों को अनाथ कर चुके हैं, ये आतंकवादी कितने बच्चों की हत्या कर चुके हैं, उसके बारे में ये लोग कभी बात नहीं करते और हमेशा मानव अधिकारों के नाम पर ये आतंकवादियों को सही ठहराते हैं, माओवादियों को सही ठहराते हैं। इनके दिमागी प्रदूषण के बाद अब आपको ये देखना होगा कि ये फिर से वही पुराना फॉर्मूला अपनाएंगे और देश के लोगों को भटकाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको यहां पर सावधान रहना है। अब बात करते हैं भारत के आसमान में ज्वालामुखी की राख से फैल रहे प्रदूषण की। आपको दिल्ली से लगभग 4,500 किलोमीटर दूर इथोपिया के उस ज्वालामुखी के बारे में अब हम बताने वाले हैं, जो 12,000 साल तक शांत था, लेकिन 23 नवंबर की सुबह अचानक ये फट गया। इसमें भीषण विस्फोट हुआ। आप तस्वीरों में देखिए कि इस ज्वालामुखी की राख ने 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक आसमान को घेर लिया है। राख का ये बादल यमन और ओमान और पाकिस्तान होते हुए अब दिल्ली तक पहुंच गया है और अब ये हमारे देश के बाद चीन की तरफ ये बढ़ रहा है। जो आप देख रहे हैं बादलों का ये जो गुबार है,
राख का ये जो गुबार है ये अब हमारे देश की हवा में मिल चुका है और अब चीन की तरफ जा रहा है। हम आपको आज बताने वाले हैं कि इस राख का भारत पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 12,000 साल के बाद ये ज्वालामुखी फटा क्यों। तो सबसे पहले आप मानचित्र में देखिए ये ज्वालामुखी कहां पर है। ये है इथोपिया के अफार इलाके में। और यहां से दुनिया की रिफ्ट वैली गुजरती है। रिफ्ट वैली उस इलाकों को कहते हैं जहां पृथ्वी की दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी के नीचे बड़ी बड़ी कठोर चट्टानी परतें होती हैं जिनमें लगातार कंपन होने से लावा ऊपर उठता है और इसी वजह से इथोपिया में 12,000 साल के बाद ज्वालामुखी में यह विस्फोट हुआ है। अच्छी बात यह है कि इस ज्वालामुखी के फटने से अब तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे निकले राख के बादल अब हवाई जहाज के लिए, हवाई सफर के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं। इस ज्वालामुखी से निकलने वाली राख किसी आम राख की तरह नहीं होती। इसमें कांच जैसे कण होते हैं जो 300 से 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले विस्फोट से निकलते हैं। राख के ये कण इतने बारीक होते हैं कि वो विमानों के इंजन के अंदर तक पहुंच सकते हैं। विमान के इंजन का जो तापमान है वो कई जगहों पर 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे ये राख के कण विमान के इंजन के अंदर जाकर पिघल सकते हैं और इंजन बंद हो सकता है, इंजन पर बुरा असर पड़ सकता है। असल में जो विमान का इंजन जब चलता है तो वो बाहर से हवा को सोखता है और जब वो सोखता है बाहर हवा को और हवा में अगर ये कण, ये राख मिली हुई है तो ये सारी राख और ये कण विमान के इंजन में चले जाएंगे। विमान का इंजन का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, वहां जाकर ये कण पिघल जाएंगे और पिघलने के बाद ये विमान के इंजन को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। राख के ये कण रेडार और सैटेलाइट्स में भी गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। राख का ये बादल हवा की विजिबिलिटी को कम कर सकता है, जिससे हवाई जहाज को परेशानी हो सकती है। ये राख कल गुजरात और राजस्थान के आसपास तक पहुंच गई थी और आज ये पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर से होती हुई अब चीन की तरफ बढ़ रही है। इसकी रफ्तार 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसकी वजह से भारत में कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। अब तक एयर इंडिया ने 11 और इंडिगो ने अपनी 6 उड़ानों को रद्द किया है और आकाशा एयर ने भी जद्दा, कुवैत और आबू धाबी जाने वाली उड़ानों को 24 और 25 नवंबर के लिए रद्द कर दिया है। एक और सवाल यह है कि क्या इस राख से भारत में हवा जहरीली हो जाएगी, भारत में प्रदूषण फैलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राख के कण वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में जमीन से करीब 8.5 किलोमीटर से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से दिल्ली की एयर क्वालिटी पर इसका असर पड़ने की संभावना बहुत कम है। दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं या जो आप कह लीजिए उत्तर भारत के इलाके हैं, तो प्रदूषण पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हवाई सफर पर असर पड़ सकता था, जिसकी वजह से कुछ फ्लाइट्स को अभी रद्द किया गया है। इससे ज्यादा आपके जीवन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको भारत और इथोपिया के ऐतिहासिक संबंधों के बारे में कुछ बड़ी दिलचस्प जानकारी हम देंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। ब्रेक से पहले हम इथोपिया की बात कर रहे थे क्योंकि वहां पर यह ज्वालामुखी फटा है, लेकिन इथोपिया
और भारत के जो संबंध हैं उनके बारे में भी कुछ दिलचस्प किस्से हैं, कुछ कहानियां हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अफ्रीका महाद्वीप का जो देश है इथोपिया, ये भारत से 4,500 किलोमीटर दूर है। तो भारतीय इतिहास से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है? भारत के इतिहास में मलिक अंबर नाम बहुत मशहूर है। मलिक अंबर, जो मलिक अंबर थे ये इथोपिया के ही थे और मुगल काल में इथोपिया से हजारों बच्चों को पकड़कर इन्हें भारत, ईरान और टर्की के बाजारों में बेचा जाता था। यहाँ पर जो स्लेव मार्केट होती थी, इन्हें एक गुलाम बनाकर बेचा जाता था। मलिक अंबर भी एक गुलाम के रूप में भारत आया था, लेकिन उसने मुगलों के खिलाफ बड़े होकर विद्रोह कर दिया और दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य अहमदनगर के वो प्रधानमंत्री बन गए। मुगल बादशाह जहांगीर मलिक अंबर से इतना परेशान था कि जहांगीर ने एक खास तौर पर एक पेंटिंग बनवाई जिसमें उसने अपने आप को मलिक अंबर की हत्या करते हुए, उसे मारते हुए दिखाया। देखिए वो ये पेंटिंग है। जहांगीर असल जिंदगी में तो कभी भी मलिक अंबर को मार नहीं पाया, लेकिन उसने फिर एक पेंटिंग बनवाई कि कम से कम पेंटिंग में मैं उसकी हत्या कर दूं। और शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोंसले भी मलिक अंबर के साथ मिलकर मुगलों से लड़े थे। तो ये हमारा एक कनेक्शन है जो शायद आपको नहीं पता होगा इथोपिया के बारे में। अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और कोई घर जाने को बेचैन है और कोई घर से भागने को तैयार है। जीवन बस इतना सा है कि जो जहां भी है वहां खुश नहीं है। नमस्कार।